इनका जुर्म इतना रहा शरजील इमाम उमर खालिद का कि ये मुसलमान है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन एक टारगेट करके इनको जेल में बंद जो लोग भी इस टुकड़े टुकड़े और तमाम चीज़ बोलते हैं वो गरीबों की शिक्षा के खिलाफ आपको बोले हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, उनसे आप जाके पूछिएगा कि आप किनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे आपको कि पूरा जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग। भोरे विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के प्रत्याशी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय जी से मुलाकात हो गई। आखिर चूक कहाँ हुई, हार कैसे हुई, ये भी मंथन कर रहे हैं और आज हम भी इनसे बात करने पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय कम मिला लेकिन उपस्थिति दमदार दिखाए। जी बिल्कुल, यहाँ के कार्यकर्ताओं के बदौलत कह लीजिए कि महागठबंधन के उत्साह और कार्यकर्ताओं के बदौलत एक उपस्थिति दर्ज हुई और बहुत बेहतर ढंग से जनता के बीच में नाम जाना और जनता ने हाथों हाथ मतलब कह लीजिए कि आ, मेरे प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने लिया और एक भरोसा और एक उम्मीद भी मुझ में लोगों ने देखा, तभी तो इतना 85,000 वोट दी है मुझे, तो मुझे लगता है कि उम्मीद का वोट है ये। जब आप आए यहाँ पे, जैसे ही आपने चुनाव की शुरुआत की, पहला नाम आपने जितेंद्र पासवान के नाम पर ही चुनाव लड़ा। कहीं नहीं लगता है कि आप क्षेत्रीय मुद्दों को जो जनता के सामने लाना चाहिए था वो नहीं लेकर सीधे आप जितेंद्र पासवान पर ही चुनाव लड़ते रहे? नहीं, सवाल ये है कि हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम हमारे जो नेता हैं कि जो चुनाव लड़ने वाले थे उनको ऐन चुनाव के दिन नामांकन के दिन गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन चुनाव कह लीजिए कि उसके बाद हम लोग आए चुनाव में, मैं आया चुनाव में और ये ज़रूरी था कि हमारे लिए भूरे के लिए कि कोई भी व्यक्ति, देखिए संविधान कहता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो कल के दिन में कोई गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ खड़ा होगा तो उसको तो इसी तरह से उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। तो हमारे लिए रोज़ी रोटी का सवाल अहम है ही, जिसके लिए हम लड़ते ही हैं। सड़क बिजली पानी का सवाल अहम है ही, लेकिन हमारे लिए सम्मान न्याय का सवाल भी उसी हद तक ज़रूरी है। और कह लीजिए कि एक न्याय का सवाल को लेकर कि कल के दिन में अगर कोई भी अपने हक की बात कहेगा क्या उसको इसी तरह से जेल भेज दिया जाएगा? कोई खड़ा होकर कुछ भी बोलेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, गरीबों के लिए कोई लड़ेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और ख़ासकर वो चुनाव में अगर आएगा, चुनाव एक मौजूदा सत्ता से एक ताकत के साथ सामने खड़ा होकर लड़ने की ज़हमत करेगा तो उसको क्या जेल में भेज दिया जाएगा? तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि चुनाव तो सही बात है कि अपने वेलफेयर कामों के लिए हम लोग लड़ते ही हैं, लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो सम्मान न्याय सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों को उनके हक और बोलने का सवाल है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक दिन का सवाल नहीं, 1000 साल का एक सवाल है। ये गरीब जब जब बोला है उसको दबाया गया है। हर चीज़ की तरक्की के साथ सड़क भी आने वाले कई सालों बाद बन जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ तरक्की हो जाती है, लेकिन ये जो ताकत है कि आप बोल सकें, आप खड़े रह सकें, ये ताकत नहीं मिलती है सर। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये। आप जिस दल से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, कहा जाता है कि वो गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, जो इस तरह के का वर्ग है, आपकी राजनीति वहीं रहती है। इस चुनाव में देखा गया कि जैसे ही चुनाव अपने शवाब पर आया, कई ऐसे लोग जिनके खिलाफ हमेशा से माले लड़ती रही, वो अचानक से भाकपा माले के सपोर्ट में कूद पड़े। तो आपको लगता है कहीं इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि देखिए जनता है, जनता में कई तरह के लोग हैं जिनमें परिवर्तन भी होता है और परिवर्तन को हम मानते हैं कि ये सबसे सत्य कह लीजिए कि सिद्धांत है कि परिवर्तन होना किसी में और ज़रूरी भी है कि संसार का नियम भी है। संसार का नियम भी है परिवर्तन। तो अगर कुछ लोगों में परिवर्तन हुआ है कि हाँ, आज के वक्त में न्याय के लिए या फिर आज के वक्त में रोज़गार के लिए खड़ा होना, लड़ना, सत्ता का जो दमन है, सांप्रदायिकता का जो लहर है उसके खिलाफ खड़ा होना, तो कह लीजिए तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए एक बेहतर बात है कि लोग आए हमारे साथ, मिलकर इस चुनाव में शामिल हुए। मुझे लगता है कि और इसका मुझे कोई खामियाजा नहीं, और भी जनता अलग-अलग तरीके के लोग मतलब हर समाज के लोग इसमें शामिल हुए और ऐसा थोड़ी है कि हम हमारी लड़ाई आज की है, बस चुनाव भर है। हमारी आगे की भी लड़ाई है
कि जो मतलब जो मौजूदा सत्ता है किसी तरह का दमन करती है तो हम खड़े रहेंगे। आप जिस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कन्हैया कुमार भी वहीं से निकले। संजोग देखिए कि चुनाव वो भी लड़े, चुनाव आप भी लड़े। ऐन मौके पर ये टुकड़े-टुकड़े गैंग का आना, ये क्या आपको लगता है कि इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े? एकदम क्योंकि कोशिश की कन्हैया जाती कुमार है। भी लड़े थे तो आप देखे थे कि क्या हुआ देखिए था। सर, जेएनयू की जो फीस है 6 महीने की 180 रुपया है। हुँ, सबसे कम पैसे में पढ़ाई होती है जेएनयू में। हुँ, अब बेहतर सुविधाएं हैं, खाना पीना मिलता है, पढ़ने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी है, 9 तल्ले की लाइब्रेरी है। तो गरीब का बच्चा सबसे कम पैसे में अगर कहीं सबसे अच्छा पढ़ाई कर सकता है तो जेएनयू है। और कह लीजिए कि उसके साथ-साथ जेएनयू एक सरकारी संस्थान है, जहाँ पे कम पैसे में पढ़ रहे हैं, और उसी के साथ-साथ कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रहे हैं, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए, जहाँ पे हम जैसे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब गरीब का बच्चा जाता है जेएनयू में पढ़ने के लिए, दिल्ली के साउथ साउथ का इलाका है, साउथ दिल्ली का इलाका है, वहाँ की ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ आस-पास का बहुत सुंदर एक यूनिवर्सिटी है। तो जब गरीब का बच्चा जाता है, दलित का बच्चा जाता है, पिछड़ा का बच्चा वहाँ पहुँच जाता है, तो ये चीज़ें चुभती है लोगों को। जो सरकार है, जो एक कह लीजिए कि ऐसी सरकार जो गरीबों से नफ़रत करती है, जो समझती है कि उनके जो दोस्तों के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, जेएनयू क्यों जा रहे हैं। जेएनयू जैसी संस्थाओं को बंद होकर बड़े-बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग जाएँ, लेकिन वो तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम जब जेएनयू जाते हैं, तो ये चीज़ें चुभती है लोगों को, और इसी चुभने के क्रम में उसको कई तरीके से बदनाम किया जाता है। और जो लोग भी इस टुकड़े-टुकड़े और तमाम चीज़ बोलते हैं, वो गरीबों की शिक्षा के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते हैं गरीब बेहतर पढ़ाई पढ़े। तो उसी जिस जिस जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट संजय झा भी हैं। उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट निर्मला सीतारमण भी हैं। तो फिर ऐसा सिर्फ जो आपका छात्र संगठन आइसा है, उससे निकले या वामपंथी विचारधारा के जो छात्र नेता है, ऐसा उन्हीं के साथ क्यों होता है? आप जो भी आपको बोले हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग वाला, उनसे आप जाके पूछिएगा कि आप किनको टुकड़े-टुकड़े गैंग बोल रहे हैं? हुँ, तो वो बोलेंगे आपको कि पूरा जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग है। आप कभी बात कीजिएगा उनसे। जी। वो पूरा, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन है, क्या है, किस तरह का है। वो एक नैरेटिव माइंड नैरेटिव, सेट कर हाँ, दिया गया है। माइंडसेट जो किया गया है, और ख़ासकर मीडिया का इसमें बड़ा एक किरदार रोल रहा है, हाँ, रोल रहा, कि उन्होंने तुरंत एक ऐसे जगह को, छात्र को वहाँ, मतलब जानिए कि हर एक समाज से कोई सैनिटेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी का ही बच्चा पहुँच रहा है, कोई हुँ, सिपाही का ही बच्चा पहुँच रहा है, कोई किसान का बच्चा पहुँच रहा है। हुँ, और उनके साथ कितना, मतलब आप जानिए ना कितना खतरा मोल लेना पड़ता है कि हुँ। आप किसी को बताएँगे कि मैं जेएनयू का हूँ, मेरा घर परिवार इतना गरीब है, उसके बावजूद मैं जेएनयू पहुँचा हूँ, कम पैसे में पढ़ रहा हूँ, और कोई आप पे हमला कर दे टुकड़े-टुकड़े गैंग का बोल के, हुँ, खतरनाक नहीं है? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि ये नैरेटिव जो गढ़े हैं, वो एक बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, कि जो गरीबों की शिक्षा को नापसंद करते हैं। ऐन चुनाव के मौके पर आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया था, आप देखे ही होंगे, जिस बारे में हमारा इशारा है आप समझ भी रहे होंगे, शर्जील इमाम, उमर खालिद। क्या मामला था वो? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस देश में आज जिस तरह की सत्ता है 2014 के बाद ख़ासकर, कि सांप्रदायिकता अपने लहर पे है, अपने उरूज़ पे है, उसी के साथ-साथ मुसलमानों को टारगेट कर कर उनको जेल में भेजना, उनको बंद करना, तो ये रहा है। और उसमें 2 यूनिवर्सिटी के छात्र और ऐसे कई छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बेहतर स्टूडेंट हैं, चाहे वो शर्जील इमाम हों, चाहे उमर खालिद हों, और उसके साथ-साथ जो भीमा कोरेगाँव के हमारे प्रोफ़ेसर्स हों, ये सारे लोग आप जानिए कि पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग हैं। और इन और इनके खिलाफ सिर्फ़ इनका जुर्म इतना रहा, शर्जील इमाम, उमर खालिद का, कि ये मुसलमान हैं। इससे ज़्यादा कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन एक टारगेट करके इनको जेल में बंद किया गया। आप जानिए कि जब 2020 में दिल्ली में, तो आप हाँ, मैं आप हम एक कंप्लीट जी, कर देता हूँ। उसी समय अभी दिल्ली के एक विधायक हैं, कपिल कपिल मिश्रा। हुँ, आप जानते हैं कि उन्होंने सड़क पर खड़ा होकर कहा कि हम दंगा करने जा रहे हैं, और दंगा हुआ, लोगों को मारा गया, उसमें लोग मरे। वो अभी जो दिल्ली में दिल्ली में दंगे दंगे हुए। हुए हैं, हुँ, तो अभी वो व्यक्ति मंत्री बने हुए हैं, हुँ, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और जो लोग संविधान की बात कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करें,
इस कानून सीए कानून के खिलाफ, जिसमें आप जानिए कि हिंदुस्तान की जो संविधान है, जो हमारा आईन है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता मिलेगी। हमारा आईन कहता है कि ये मुल्क सबका है। उसमें एक शब्द है सेकुलरिज्म, कि सब धर्म के लोग बराबरी के साथ रह सकते हैं। लेकिन इस मौजूदा सत्ता ने किया कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर एक खास धर्म को छांट देंगे हम। तो वहाँ पे आप जानिए कि वहाँ भी महिलाएं जब खड़ी हुई शाहीन बाग जैसे इलाकों में, तो संविधान लेके खड़ा हुई, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेके खड़ा हुई। तो कह लीजिए कि जो संविधान की बात करेगा, जो देश में मोहब्बत की बात करेगा, जो कह लीजिएगा कि गंगा जमुना तहजीब की बात करेगा, जो नहीं चाहेगा कि सांप्रदायिकता फैले इस देश में, उसको सरकार दुश्मन मानने लगी है। और इसी दुश्मनी की वजह से ऐसे लोग जेल में हैं, और कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दंगा फैला रहे हैं, जो गोली मारो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो ये चलिए, तो तो दिख रहा है। अब भोरे विधानसभा से जुड़ी एक बात, चूंकि हमने अपने वीडियो में पहले भी कहा था और आज आपसे पूछ भी ले रहे हैं। जैसे ही आप चुनाव लड़ने आए, जितेंद्र पासवान की पत्नी, उनकी माँ का सपोर्ट आपको मिला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ते गया, फिर वो कभी आपके साथ दिखी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जानिए कि हमारे कई प्रोग्राम हुए, तो उसमें उनकी माँ आई, उनकी पत्नी भी गई। एक अपील भी उनकी तरफ से आपके लिए नहीं है? तो आप अगर वो मेरे साथ घूम रही हैं, मेरे साथ चल रही हैं, तो उससे बड़ा अपील क्या होगा? हम्म। उससे जब मेरे साथ वो घूमी हैं, मेरे साथ चल रही हैं, जनता के बीच में है, तो उससे बड़ा अपील मुझे नहीं लगता है एक एक मगही क्षेत्र का युवा लड़का भोजपुरी भाषी क्षेत्र में चुनाव लड़ने आता है, क्या यहाँ के लोगों से प्यार मिला? बहुत अथाह प्रेम, अथाह प्यार, मतलब जिसका मुझे सच में बहुत विश्वास नहीं था, लेकिन जिस तरीके का मिला है, ये मतलब इसको मैं समेटे हुए हूँ, कह लीजिए इस प्रेम को, और इसको मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ इस प्रेम को। चलिए, एक निजी जीवन से जुड़ी बात भी पूछ ली कि धनंजय जी शादी कब करने वाला है? नहीं सर, ऐसा कोई अभी ख्याल नहीं है। हम्म। और ये तो एकदम अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पीएचडी कर रहे हैं, साथ में राजनीति करना है, अपने लोगों के बीच में रहना है। तो यही मानिए कि अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी घूम के आप मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ मिला? हाँ, लोगों की चिंता है, कई तरह की चिंता है, क्योंकि लोगों ने वोट किया है, ये एक है वो बात। तो दिख रहा है, वो तो हाँ, संख्या बता रही संख्या है। बता रही है, और लोगों ने जिताने के लिए वोट किया है। वो सिर्फ संख्या के लिए नहीं, वो जिताने के लिए वोट किया है। तो लोगों का एक कुछ सवाल है कि चाहे वो सरकारी संसाधनों का उपयोग हुआ 10,000 रुपये के तौर पे, उसके अतिरिक्त कह लीजिए कि जो नेटवर्क है जीविका दीदी का, ये भी एक सवाल है। कुछ लोग ईवीएम का भी सवाल कर रहे हैं, उसको भी हम सुन रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या-क्या पोलिंग बूथ पर और किस-किस तरह की चीज़ें आई हैं, क्या-क्या हुआ है, तो ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ है कि ये मतलब ऐसा रिज़ल्ट है कि अननेचुरल जिसको बोलते हैं, कि ऐसा नहीं होना था। ये अप्रत्याशित नहीं, मतलब उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ है। क्योंकि जिस तरह की माँग थी जनता की, जिस तरह का परिवर्तन का लहर था, वो सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना वो नहीं था। तो इसीलिए इस पे जाँच करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव तो होंगे ही, इस लोकतंत्र को हमें ज़िंदा रखना है, चुनाव होना है। तो हमें लगता है कि अगर इसी तरह की घटना, इसको हम मानेंगे, होगी, तो ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो ये धनंजय जी थे और हमसे बात कर रहे थे। जो कुछ भी आपने सुना, आपको क्या लगा? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो अभी फ़िलहाल क्षेत्र में हम वो भी लेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।